फ्रेंड, दिस इज रजत। और आज ऐसा है बात कि अप्रैल मतलब साल डेढ़ साल से आरबीआई ने रेपो रेट नहीं बढ़ाया। लेकिन यू विल बी शॉक टू नो दैट बैंक्स ने, एचडीएफसी बैंक हो या आईसीआईसीआई हो, बाकी या इवन एक्सिस बैंक हो, उन्होंने अपने होम लोन की रेट्स को बढ़ा दिया है मार्च से। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ मार्च से बढ़ाया गया है, तो लेट मी गिव यू अ शॉकर। और यहाँ मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ सो दैट यू विल हैव अ करेक्ट पिक्चर। अगर हम एचडीएफसी बैंक के ही इस चीज को देखें तो यू कैन सी दैट फ्रॉम 31 जनवरी 2024, 31 जनवरी 8.35% ऑनवर्ड्स था। 28 फेब को ये 8.55 हो गया, 27 मार्च को ये 8.7 हो गया। सो नियरली 0.35 बेसिस पॉइंट्स बढ़ गया है। सो इट्स नॉट ओनली इन एचडीएफसी, इट हैज डन अक्रॉस द बैंक्स। अब सवाल ये होता है कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा क्यों है, लेकिन क्यों बढ़ा है और कौन कौन इससे प्रभावित होगा, ये तो मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज बताऊंगा कि इससे इम्पैक्ट कितना होगा। तो नॉर्मली अगर हम ये कंपैरिजन लेते हैं कि आप एक 50 लाख का लोन ले रहे हैं, अब देखिए आप 50 lakhs का लोन ले रहे हैं, आप नियरली 300 महीने के लिए हिसाब से आप कंसिडर कर रहे हैं। आप सिर्फ ये दो कॉलम देखिए, पहले के दो कॉलम देखिए। रेपो रेट तो 6.5 ही है, कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो रेपो रेट के साथ जो लिंक्ड इफेक्टिव होम लोन रेट है, जो 8.35 था, वो अब 8.75 हो गया है। नंबर ऑफ मंथ सेम है, अमाउंट सेम है, तो ईएमआई जो 39,757 की थी वो अब 41 हो गई। अब इसे इम्पैक्ट ये हो जाता है कि हम जो टोटल इंटरेस्ट पे कर रहे थे ओवर द 300 months, दैट वाज अराउंड 69.27 lakhs, वो बढ़ के 73 हो गया, दैट इज 4.5 lakhs। अब सपोज कोई कहेगा नहीं यार, मुझे ज्यादा ईएमआई नहीं देनी है, मुझे ईएमआई कम देनी है, मुझे ईएमआई सेम रखनी है, से 37.757, तो आप क्या करोगे? आप 10 ईयर बढ़ाओगे। तो आप 300 की जगह 343, मतलब 43 मंथ्स आप एक्स्ट्रा लोगे। साल आप एक्स्ट्रा बढ़ा लोगे। 3.5 साल एक्स्ट्रा बढ़ाने की वजह से जो आपको 4 लाख रुपया एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसकी जगह अब आपको 17 लाख रुपया इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू दिस स्टोरी कि ये सारा मामला क्या है। ये सारा मामला क्या है, क्योंकि आरबीआई ने तो रेपो रेट बढ़ाया नहीं है, तो बैंक्स हर महीने या हर दूसरे तीसरे महीने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों बढ़ा रहे हैं? नो, द पॉइंट ये है कि जब से उन्होंने अनहिंज कर दिया है, जैसे आरबीआई है, उन्होंने कहा कि होम लोन रेट्स आप मार्केट बेस्ड रख सकते हो, तो मेजोरिटी एनसीएलआर या रेपो बेस्ड होता है। अभी रेपो बेस्ड के ऊपर तो लगाते हैं, लेकिन इसमें तीन कैटेगरीज होती है। एक होता है रेपो रेट बेस रेट, जो बैंक का आरबीआई का होता है 6.5। एक होता है क्रेडिट रिस्क प्रीमियम, कि एक वो प्रीमियम जो उनको लगता है कि भाई ये रिस्क है कि अगर कोई बंदा डिफॉल्ट कर जाए। उसके बीच का जो होता है उसको कहते हैं कॉस्टिंग। उसमें तीन कैटेगरीज आती है। एक तो बैंक का अपना कॉस्ट होता है, अपना मार्जिन होता है, और देन उसमें बाकी के एक्सपेंडेबल्स इंक्लूडेड होते हैं। जो वो स्प्रेड है, बीच का जो स्प्रेड है, क्योंकि आप रेपो रेट को चेंज नहीं कर सकते, आप रेवेन्यू मार्जिन को ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, तो आपके पास जो बीच में कॉस्ट ऑफ फंड्स का जो स्प्रेड होता है उसके साथ वो ट्वीक करते हैं। और प्रॉब्लम यहाँ ये है कि जितने भी नए होम लोन बोरोवर्स होंगे उनको अब हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि जिनके पास ऑलरेडी होम लोन है उनको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसमें एक अंडरलाइन चीज होती है। एग्जिस्टिंग होम लोन जो ओनर्स हैं, उनको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स। द बैंक्स कैन नॉट ऑटो इम्प्लीमेंट दिस, सो दैट मीन्स एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, जैसे ही 3 महीने हो जाएंगे उसके बाद दे आर बैंक्स आर फ्री to even charge higher interest on those loans. So therefore, अगर हमें ये लगता था कि हमने भाई लोन लेके घर खरीद लिया है, so if you will be shelling out more to the lenders than what you otherwise would have been, although the repo rate has not been increased. So that means इससे एक crucial अंडरस्टैंडिंग क्या है? अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब हम होम लोन लेते हैं, उसका जो आरओआई होता है या इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं, इट डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन द रेपो रेट, कि रेपो रेट बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, रेपो रेट घट रहा है तो इंटरेस्ट रेट घटेगा। लेकिन अगर रेपो रेट स्टैटिक भी रहता है, तब भी लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है, क्योंकि जो बीच का जो मार्जिन होता है, सपोज कल को 3 साल सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा नहीं, 3 साल रेपो रेट बढ़ा नहीं, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ा। इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब है कि बैंक कह सकता है कि भाई आरबीआई को कि भाई हमारा कॉस्ट ऑफ फंडिंग बढ़ गई है, हमारे लोगों की एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ गई है, हमारे बिजली बिल बढ़ गए हैं, हमारे रेंटल्स बढ़ गए हैं, सब कुछ बढ़ गया है। तो बैंक की जो लिक्विडिटी है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ रहे हैं। सो देयरफॉर द बैंक्स हैव बीन गिवन परमिशन बाय द आरबीआई टू इंक्रीज देयर स्प्रेड। और वो जो स्प्रेड मार्जिन है, उस कारण हेतु आपका जो लोन की जो ईएमआईज है और जो लोन रेट्स है वो फिर से बढ़ चुके हैं। सो दिस इज द वे यू शुड एक्चुअली लुक एट द थिंग। सो देयरफॉर अगर आपको लगता है कि भाई इंटरेस्ट रेट ऑल टाइम हाई पे पहुंच गए, पीक पे पहुंच गए, अब बेस्ट टाइम है मेरे पास होम लोन लेने का और अपना घर लेने का, फिलहाल जब तक आप लोन चुकाएंगे नहीं, घर तो आपका है नहीं, और तब तक बैंक
irrespective of the fact कि whether repo rate ऊपर जाता है नीचे आता है, the banks have the freedom to adjust the spread between to maintain their cost of the funds among the guidelines. So thank you so much, and this has happened across the bank. So therefore, what the investors can do, they can check with multiple providers कि भाई अब किसका spread सबसे कम है. अब उस स्प्रेड सबसे कम में भी यही चीज मैटर करेगी कि भाई आप जब ट्रांसफर करेंगे होम लोन तो जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फाइल होती है कि भाई चलो मैं एचडीएफसी से आईसीआईसीआई शिफ्ट होऊंगा या आईसीआईसी से एचडीएफसी शिफ्ट होऊंगा तो मुझे ट्रांसफर कॉस्ट देना पड़ेगा और जो सेविंग ऑन द इंटरेस्ट रेट होगी वेदर दैट इज कमेंसुरेट और नॉट. So these are the two things that you as an investor have to look into before you can take a call. Thank you so much. This is Rajadhar signing off and have a great investing.